तो अग्नि परीक्षा में आज बात ग्वालियर चंबल संभाग की करेंगे, जो कि सत्ता की चाबी कहा जाता है और इस संभाग को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन 23 के चुनाव में सिंधिया का कितना जादू चला, ये तो 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। उससे पहले आपको बताएंगे ग्वालियर चंबल की सियासी उठापटक और साथ ही बताएंगे इस संभाग में किन दिग्गजों की है असली अग्नि परीक्षा। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 और जिलों की 6 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। इस मतदान में चौंकाने वाली बात रही है बम्पर वोटिंग। ग्वालियर जिले में औसतन 70% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अचानक बढ़े वोट प्रतिशत ने राजनेता और राजनीतिक विश्लेषकों को असमंजस में डाल दिया। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोट डले, जबकि शहरी क्षेत्र में कम लोग वोट डालने पहुंचे। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर किसकी जीत होगी और किसकी हार, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमान संभाली थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर कांग्रेस को कितना नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी को ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना फायदा होता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इस बार विधानसभा चुनाव में साख दांव पर लगी है। अब की बार ग्वालियर चंबल संभाग में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। इन दिग्गजों की अपनी अपनी सीटों पर अग्नि परीक्षा है, तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्हें चुनाव के दौरान खास जिम्मेदारी सौंपी गई और अब नतीजे तय करेंगे कि उनकी साख कितनी सुरक्षित रही। ग्वालियर चंबल अंचल में दिग्गजों की साख दांव पर लगी है और इसमें सबसे पहला नाम है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। यही कारण था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंचल में ताबड़तोड़ रैलियां और आम सभाएं की। अब अगर बीजेपी यहां पर बाजी मारती है तो इसका श्रेय किसे दिया जाएगा, और अगर कांग्रेस 2018 के परिणाम रिपीट करती है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। ग्वालियर चंबल रीजन में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल यहां 17 सीटों पर भाजपा कांग्रेस का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह समेत कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। लेकिन किसके पक्ष में नतीजे आते हैं ये तो 3 दिसंबर को ही स्पष्ट होगा। लेकिन उससे पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दावा ठोक दिया है। जहां तक आपका सवाल है कि ग्वालियर चंबल का, तो ग्वालियर और चंबल में भारतीय जनता पार्टी 24 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है और ग्वालियर और चंबल का जो अंचल है वहां की जनता ने कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, तथाकथित नेता, उनके किलों को ढहाने का काम किया है। विधानसभा चुनावी कैंपेन के दौरान ग्वालियर चंबल संभाग की लगभग मैं सभी सीटों पर गया हूं। मैंने वहां माहौल देखा, कार्यकर्ताओं में जोश देखा, जनता के चेहरे देखे, तो मैं समझता हूं कांग्रेस स्वीप करती नजर आ रही है। सिंधिया जी से जब मीडिया ने सवाल किया तो ग्वालियर चंबल संभाग के सवाल को वो टाल गए, क्योंकि उनको पता है कि जिस विधानसभा में उन्होंने ग्वालियरपुर में वोट दिया है भाजपा को, वो सीट भी कांग्रेस जीत रही है। ग्वालियर चंबल में इस बार किसका दबदबा होगा ये तो फिलहाल 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जीत का दावा बरकरार है। देखना होगा कि आखिर ग्वालियर चंबल अंचल की जनता ने किस पर आशीर्वाद बरसाया है और किसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको ग्वालियर चंबल अंचल के तहत आने वाले जिलों के बारे में बताते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में कुल 8 जिले आते हैं, जिसमें ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, मुरैना, श्योपुर और भिंड जिले हैं। ये तमाम ऐसे जिले जो कि ग्वालियर चंबल अंचल में आते हैं और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके और उत्तर प्रदेश से सटे हुए ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 34 विधानसभा सीटें आती हैं, जहां करीब 350 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। और किस तरह से अब यहाँ के परिणाम होंगे, किसकी साख असली में दांव पर लगेगी, किसकी अग्नि परीक्षा होगी, ये जरूर देखना होगा। 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को इस क्षेत्र में करारी मात दी थी। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से कांग्रेस 26 और बीजेपी को 7 सीटें मिली थी।
कमलनाथ के 15 महीने में सत्ता से बाहर होने का कारण भी यही इलाका बना था। 2020 में कांग्रेस के जिन 2 दर्जन विधायकों ने पाला बदला था, उनमें 16 विधायक इसी इलाके से थे। वहीं बात 2020 में हुए उपचुनाव की करें तो यहां फिर सियासी समीकरण बदलता हुआ नजर आया और 2020 में बीजेपी को 17 और कांग्रेस के खाते में भी 17 सीटें आई थीं और यहां दोनों राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर शुरू हो गई थी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ग्वालियर चंबल के जिलों में कितनी वोटिंग प्रतिशत रही और किस जिले में कितना मतदान हुआ। बात करें अगर ग्वालियर की तो ग्वालियर में 61.64% मतदान हुआ, वहीं शिवपुरी में 71.46% मतदान हुआ था और इसी तरह गुना की अगर बात करें 74.98% मतदान यहां पर दर्ज किया गया और दतिया में 69.66% मतदान हुआ था। तो चलिए अब आपको उन दिग्गजों के नाम भी बता देते हैं जिनकी साख इस बार दांव पर लगी हुई है और इसमें सबसे पहला नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का, जो कि दिमनी विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ठाकुर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि लाहार सीट से चुनावी मैदान में है। बता दें कि ये सीट कांग्रेस का अभेद्य गढ़ मानी जाती है और इसके अलावा अगर बात करें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जयवर्धन सिंह, अरविंद सिंह भदौरिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी, फूल सिंह बरैया के नाम इस सूची में शामिल हैं, जिनकी साख इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। तो ग्वालियर चंबल जो कि बेहद महत्वपूर्ण और यहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। 34 विधानसभा सीट यहां से आती हैं और इन 34 विधानसभा सीटों के परिणाम बेहद अहम होते हैं क्योंकि परिणामों को सत्ता की चाबी भी माना जाता है। 2020 में कांग्रेस जिस तरह से सरकार बना पाई थी, उसमें सफल हुई थी, उसमें ग्वालियर चंबल अंचल का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा था। जिसके बाद माफ कीजिएगा 2018 में कांग्रेस चुनाव जीती थी, उस वक्त इस तरह के परिणाम आए थे। वहीं 2020 में उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में भी जो परिणाम आए वो मध्य प्रदेश की सियासत बयां कर रहे थे क्योंकि 16 ऐसे विधायक थे ग्वालियर चंबल क्षेत्र से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हैं और ग्वालियर से करतार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले करतार आपकी ओर रुख करूंगी। ग्वालियर चंबल अंचल 34 विधानसभा सीट कितनी महत्वपूर्ण और मध्य प्रदेश की किस्मत किस तरह से बयां करती हैं? निश्चित तौर पर देखिए ग्वालियर चंबल अंचल है, यहाँ 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 की बात करूं तो यहाँ से बीजेपी का एक तरह से क्लीन स्वीप हुआ था। पूरी जो सीटें थी, अधिकांश सीटें 26 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। यहाँ पर मात्र 6 सीटें थी वो भाजपा को मिली थी, एक बसपा के खाते में गई थी। तो 2018 की जो चुनाव था उसमें यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा साबित हुआ। 2020 में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में सीटें बराबर हो गई। अब 2023 का जो सत्ता का सेमीफाइनल जिसे कह रहे हैं, मध्य प्रदेश की गद्दी पर कौन बिराजेगा, चंबल और ग्वालियर डिवीजन ही तय करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा सीट यही है। जो जिस तरीके से 17 सीटें हैं, अगर 17 से जो जानकार है वो बता रहे हैं, जो पार्टी 20 सीट के आसपास ले आएगी वो ही सत्ता पर पहुंचेगी क्योंकि दावे चाहे भाजपा हो या चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां लगातार दावे कर रही हैं। यहाँ कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, बसपा ने पेच फंसा रखा है। दिमनी की बात करें, दिमनी में जिस तरीके से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से चुनावी मैदान में है, वहां पर सीधा बसपा से मुकाबला है। कांग्रेस से त्रिकोणीय मुकाबला था लेकिन लास्ट में ऐसा सुनने में आया कि कांग्रेस के प्रत्याशी कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दिए, वो कमजोर पड़ गए। तो इस तरीके से दिमनी में त्रिकोणीय संघर्ष है। मुरैना विधानसभा की बात करूं, यहां भी त्रिकोणीय संघर्ष है। भाजपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का बराबर का कट्टर का मुकाबला है। ऐसी जो तस्वीर है वो सबलगढ़ विधानसभा की आती है, वहां भी त्रिकोणीय संघर्ष है। सुमावली विधानसभा की बात करूं, एदल सिंह कंसाना पूर्व मंत्री हैं, वहां भाजपा और कांग्रेस और बसपा तीनों का त्रिकोणीय संघर्ष है। इस तरीके ग्वालियर की बात करूं, ग्वालियर में पोहरी विधानसभा ऐसी आती है जहां त्रिकोणीय संघर्ष है और जो अन्य विधानसभाएं वहां भाजपा और कांग्रेस दोनों का डायरेक्ट मुकाबला है। भिंड विधानसभा में भी त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो खासतौर पर बात यह है कि इस अंचल में अगर कहीं ना कहीं बात आती है बसपा की, बसपा कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का खेल है वो बिगाड़ती है क्योंकि यहाँ जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश से ये सीमाएं लगी हुई हैं, तो यहाँ बसपा का अच्छा खासा दबदबा, अच्छा खासा प्रभाव और वोट बैंक रहता है, जिसके चलते सीटों पर प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बसपा
करती है। यहाँ हो सकता है कि बसपा के 1 से या 2 या 3 विधायक यहाँ आ भी सकते हैं, ऐसी जो चर्चा है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं। हालांकि 3 तारीख को फैसला होगा, तब कहीं जाके समझ में आ पाएगा क्या स्थिति रहने वाली है। लेकिन साफ हो पाएंगी। करतार, मैं लौटूंगी आपके पास। आकाश लगातार हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। आकाश, ग्वालियर चंबल अंचल पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। 2020 में जो सियासी घटनाक्रम घटा, उसके बाद कांग्रेस की किस्मत भी इस अंचल में बदल गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद। और अब ये इतनी साख का सवाल हो गया है कि यहां से केंद्रीय मंत्री तक को उतरना पड़ा है चुनावी मैदान में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2018 में जो कांग्रेस की स्थितियां बनी, उसके शिल्पकार ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, जो अब कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। अब उन नतीजों को दोहरा पाना कांग्रेस के लिए चुनौती होगी। और ये 34 सीटें बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं 34 सीटों की वजह से कांग्रेस को सत्ता से वापस जाना पड़ा था। जब उपचुनाव हुए तो ये गढ़ लगभग टूटता हुआ नजर आया। अभी फिलहाल की बात करें तो 17 विधायक दोनों ही पार्टियों के हैं। भिंड और मुरैना की 3 ऐसी सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबले जैसे आसार हैं। और भिंड एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2018 में एकमात्र बसपा का विधायक चुनकर सदन में पहुंचा था, संजीव कुशवाहा, जिन्हें इस बार बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने इन्हें इस बार टिकट भी नहीं दिया। 9 ऐसी सीटें इन 34 सीटों में से जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण सीट केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की है। इसके अलावा लाहार है और भिंड है, अटेर है, सुमावली है, मुरैना है, दिमनी है, चाचौड़ा है, पोहरी है, सेवड़ा है। जबकि 25 सीटें करीब ऐसी हैं जहां पर सीधा कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होना है। जो सबसे ज्यादा पेच फंस रहा है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की सीट पर ही है और यहां बसपा के प्रत्याशी मजबूत पकड़ रखते हैं। करतार जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, कमोबेश वही परिस्थितियां ग्वालियर चंबल अंचल में है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगने वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में सपा और बसपा का भी ठीक ठाक दबदबा यहां पर माना जाता है और दोनों ही पार्टियां तीसरे मोर्चे के तौर पर कई सीटों पर, जिन 9 सीटों का मैंने जिक्र किया है, इन 9 सीटों पर चुनावी मैदान में हैं और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। अब ये जो सपा और बसपा के विधायक बनते हैं या कुछ प्रत्याशी निर्दलीय चुनकर आते हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अगर किसी को क्लियर मैंडेट मध्य प्रदेश में नहीं मिलता है। 2018 की वोटिंग की बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल और विंध्य 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर औसत से कम यानी कि 75% से कम वोटिंग हुई थी। और दोनों ही जगहों का ट्रेंड देखें तो एक जगह पर बीजेपी बाजी मारती है, विंध्य क्षेत्र में हम देखें तो 30 सीटों में से अधिकतर सीटें बीजेपी के पास पहुंचती हैं। दूसरी ओर हम ग्वालियर चंबल आते हैं, 34 सीटों में से 25 से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन यही उपचुनाव होते हैं तो सीटें बराबर हो जाती हैं। इस बार का जो वोटिंग का ट्रेंड है, 67% से ज्यादा का वोटिंग ग्वालियर चंबल अंचल में है, यानी कि मतदाताओं का ठीक रुझान कहा जा सकता है, उदासीनता नहीं कही जा सकती है, क्योंकि कई जगहों पर हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं, चाहे वो दिमनी की हो या फिर अरविंद सिंह भदौरिया की सीट की हो। इन जगहों पर जातिगत वर्चस्व की वजह से हिंसा के बीच वोटिंग हुई है और ऐसे में ये वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक कहा जा सकता है। तो ये मतदाताओं का परसेंटेज तो है, लेकिन ये परिणाम किसके पक्ष में होंगे और जनता ने किसकी किस्मत पिटारे में कैद की है, ये जरूर देखना होगा। आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। करतार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, आकाश भी जिक्र कर रहे हैं 9 बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं, 2 और पार्टियां ऐसी आती हैं जिनका समीकरण देखने को मिलता है और ये समीकरण भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए बार बार मुश्किलें खड़ी करता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सपा और बसपा की आकाश भी बात कर रहे थे, यहाँ जो खेल है वो बिगाड़ती है। इस अंचल में अच्छा खासा ये वोट बैंक जो होता है उसमें सेंध लगा देते हैं और जो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान करते हैं। भाजपा को भी नुकसान करते हैं, कांग्रेस को भी नुकसान करते हैं। जिस तरीके से बसपा की अगर वोट की बात की जाए, जब 2 अप्रैल का जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से जो बसपा का वोट बैंक था वो कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट हुआ। कांग्रेस ही उसको अपना वोट बैंक मानने लगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बसपा यहाँ ताकत में आती है तो वो वोट बैंक है जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। भाजपा की बात करें, भाजपा ने हालांकि तमाम सारी कोशिशें करी हैं बसपा के वोट बैंक को, जो दलित SC/ST जो वोट बैंक होता है उसको कबाड़ने की, लेकिन उसमें कितना ये सफल हो पाते हैं तो 3 अप्रैल ही बताएगा, लेकिन 3 दिसंबर ही बताएगा, माफ कीजिएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस अंचल में जो नेता हैं, नेताओं की साख है वो दांव पे लगी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री जो मध्य प्रदेश के संयोजक भी हैं चुनाव समिति के, वो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल में उनका खासा दौर रहा है। उनका पूरा ये कहा जाए तो गढ़ है, यहाँ पे वो अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। उनकी जो विधायक सबसे ज्यादा तोड़ के इसी अंचल से गए थे, इसी अंचल ने जो 2020 में उपचुनाव हुआ था वो करवाया था, यहीं से जो विधायक थे वो पार्टियां बदली उनने। तो जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कांग्रेस के लिए वोट उनको अच्छा खासा मिला, लेकिन चूंकि अब भाजपा में आ गए हैं तो भाजपा ऐसा मान के चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का फायदा है वो कहीं ना कहीं इनको मिलेगा। तो जो गणित है वो गणित की बात की जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पे लगी है, नरेंद्र सिंह तोमर की साख खुद की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मुरैना से ही आते हैं, दिमनी विधानसभा इलाके में उनका गांव है, वहां से आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद यहाँ से है। 4 बड़े कद्दावर नेता निश्चित रूप से। और ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो कि क्षेत्र से आते हैं। और आकाश, मैं आपकी ओर रुख करूंगी, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े नेता इस क्षेत्र से आते हैं। दिग्विजय सिंह की बात कर ली जाए, उनका प्रभाव भी चाचौड़ा, राघोगढ़ इन क्षेत्रों में पड़ता है। और इसी के साथ लाहार से 7 बार के विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, और ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के 2 दिग्गज भी इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल कर सकते हैं। और बीजेपी जिस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आने का बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, उसमें भी 2 तरह की बातें हैं प्रेरणा। एक वर्ग ऐसा भी है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने की वजह से खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है, समय समय पर उनका दर्द भी हमें देखने को मिला है। एक ये वर्ग है जो सामने नहीं आया लेकिन नाराज है, और कहीं ये नाराजगी इन्होंने चुनाव में ना दिखाई हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जिन 3 बड़े नेताओं का जिक्र करतार कर रहे थे, उसी तरीके से 2 बड़े दिग्गज कांग्रेस पार्टी की भी है। नेता प्रतिपक्ष फिलहाल मध्य प्रदेश के डॉक्टर गोविंद सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, लाहार से चुनाव लड़ रहे हैं, यहां भी त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। राघवगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, यहां से जयवर्धन सिंह चुनावी मैदान में हैं, और खुद दिग्विजय सिंह यहां पर पूरी जोर लगाते हुए नजर आए। तो दोनों पार्टियों के लिए, बड़े नेताओं के लिए साख की बात है। अब कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं जहां पर बागी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, भिंड जिले की लाहार सीट से भाजपा के बागी रसाल सिंह बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अटेर से बात करें तो मुन्ना सिंह भदौरिया सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। भिंड सीट से संजीव कुशवाहा, जिनका मैं पहले जिक्र कर रहा था, पहले बसपा में थे, फिर बीजेपी में आते हैं, बीजेपी टिकट नहीं देती है, फिर ये इस बार बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। और एनआरआई इन्हीं का कॉलेज है जो पटवारी भर्ती परीक्षा में घोटाले के मामले में बड़ा चर्चित हुआ था। अब दूसरी ओर आएंगे मुरैना विधानसभा सीट से भाजपा के बागी राकेश रुस्तम सिंह बसपा से, सुमावली से कांग्रेस के बागी कुलदीप सिकरवार, और दिमनी से ये बागी जो चुनाव लड़ रहे हैं आकाश, ये दोनों पार्टियों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि वोट बटेंगे, और वो किसके पक्ष में जाएगा उसके बाद माहौल जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आकाश, आपका भी करतार, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।